वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपकी संस्था पूरी मजबूती से आपके समक्ष उपस्थित है टेट एग्जाम को लेकर। जब भी कोई एग्जाम आता है आप सभी लोग जानते हैं कि संस्था पूरी मजबूती से उस एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 20 दिन का समय टेट एग्जाम के लिए बचा हुआ है और 20 दिन के समय में हम लोग पूरी तरीके से अब आप लोगों के साथ हैं इस पेट एग्जाम के लिए। हमारा ये प्रयास है कि इस संस्थान से पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा इस संस्थान की गतिविधि में शामिल हो और 80 और 85 का जो लक्ष्य उसने अपने मन में ठाना है, हम लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर उस लक्ष्य तक पहुंचे। इसी क्रम में मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से। यह सिलेक्शन वाली क्लास पिछली बार भी हम लोगों ने की थी और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि लगभग जितने भी सेट हुए थे 80 प्रश्न इस क्लास से लगभग सभी सेट में मिला के हम लोगों ने किए थे। 800 प्रश्न की यह क्लास फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 10 क्लास होगी, लगभग प्रत्येक क्लास में 80 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। 5 सेशन में करंट अफेयर्स के लूंगा जो कंप्लीट कवर होगा। अगर आप लोग यहीं से करंट अफेयर्स के 5 सेशन को देखते हैं तो पेट के लिए 1 वर्ष को पूरा कवर करा दूंगा और 5 सेशन स्टैटिक जीके के लूंगा जो टॉपिक वाइज होंगे, जिसमें 4 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें शामिल करूंगा। तो लगभग 8 से 10 क्लास के माध्यम से 20 से 21 तारीख तक हम लोग पूरी इस प्रक्रिया में संपूर्ण कवर कर लेंगे जो आपका पाठ्यक्रम है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 5-6 पेन और पेपर लेके बैठे। बहुत व्याख्या की जरूरत पेट में नहीं है। क्वेश्चंस को मॉडरेट रखा है जो आपके लिए है, आपके हिसाब से है, जितनी आपको जरूरत है उसी हिसाब से इसको रखा गया है। अच्छे से पढ़िए और मां सरस्वती की कृपा रही तो यहां से बहुत सारे प्रश्न सीधे आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे। एक ही निवेदन है, अगली क्लास से पहले पिछली क्लास को पूरा तैयार कर लीजिएगा। जैसे हर 2-2 दिन के अंतराल पर कक्षाएं रखी गई हैं, तो अगली क्लास जब आपकी हो तो उससे पहले पिछली क्लास को तैयार कर लीजिएगा ताकि जो मैटर है वो इकट्ठा ना हो और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आप अच्छे से कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए चले। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और पेट की एक परीक्षा ऐसी परीक्षा है कि पूरे 1 साल आपके जो एग्जाम्स होते हैं उनको डिसाइड करती है। यह समय है जब हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बहुत सारी नई वैकेंसी हम लोगों को मिले और उम्मीद भी ऐसी बन रही है कि यूपी से इस प्रक्रिया को शुरू होना है और 20 से 22 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आपकी आ जानी चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे जो सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसीज का, मां सरस्वती की कृपा रही तो वो सूखा जरूर दूर होगा। ढेर सारे बच्चे, मैं लगभग 3 महीने बाद किसी सेशन को ले रहा हूं तो ढेर सारे बच्चे जिनके मैं नाम देख रहा हूं जो है वो सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं और जो है लगातार जो है काफी दिन बाद इस तरफ मुलाकात हुई है, लेकिन अब सक्रिय रूप से आपके साथ रहूंगा। जब भी परीक्षा का सीजन आता है एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ संस्था आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है, आप सभी लोग जानते हैं और उसी प्रक्रिया का हिस्सा मैं भी हूं और मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो ढेर सारी बातों की शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छे से इस सेशन को कवर करना है। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं 1-2 मिनट में मैं और भी चीजें आपको शेयर कर दूं। यह क्लास आज की है, यह 7 तारीख को होगी। स्टैटिक जीके की क्लास में मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर वाइज चीजों को लिया हुआ है और आप देख लीजिए कि चैप्टर वाइज जिसमें मैं 4 चैप्टर आपके पूरे करूंगा। लगभग 25 नंबर का जो सेक्शन है वो मैंने आपका उठाया हुआ है बीड़ा और 25 नंबर के सेक्शन को मुझे आपको तैयार कराना है। एक निवेदन मैं आप सभी लोगों से ये भी करना चाहूंगा कि आप सभी लोग जिनको यूपीपी, यूपीएसआई और आरओ की परीक्षाएं भी देनी है उनके लिए भी यह सेशन समान रूप से उपयोगी है और वो भी आज से ही अपनी तैयारी को इस प्रकार शुरू करें कि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यह सेशन हम सभी लोगों के लिए है। यह क्लास 7 तारीख को होगी, है ना। 7 तारीख को यह क्लास होगी और इस क्लास के बारे में मैं आपको आज से ही सूचना दे देता हूं कि 7 तारीख को इस क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, आपको दोनों चैनल को फॉलो करना है, इसको जो टीडब्ल्यू है इसको भी और रवि तिवारी ऑफिशियल को भी, है ना, क्योंकि कुछ क्लासेस रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल पर भी होंगी जिसका स्कैनर मैं आपको बताऊंगा, या आप रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है यह क्लास आपकी रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल पर ही हो। ठीक है, तो दोनों पर करंट इस टीडब्ल्यूए पे चलेगा और स्टैटिक जीके रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल पर चलेगा। यह टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को आप सर्च कर लीजिए, इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। समस्त पीडीएफ जो है वो आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेंगे। जैसे क्लास के बाद बहुत सारे सदस्य हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं आया।
जितने भी पीडीएफ होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो इस टेलीग्राम को आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस स्कैनर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये संस्था का टेलीग्राम है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एक ये भी टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए ये हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर है और इन काउंसलर सदस्यों के नंबर्स पर फोन करके भी आप समस्या का निदान कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ग्राफ और तालिका की आपके चयन में बहुत जबरदस्त भूमिका है और संदीप सर ग्राफ और तालिका की बूस्टर क्लास लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगे और इन डेट्स को भी आप लॉक कर लीजिए। 6 तारीख को कंप्लीट अर्थमेटिक की क्लास है, 9 तारीख को टेबल और ग्राफ की क्लास है, 12 तारीख को लाइन डायग्राम की क्लास है, 15 को वार डायग्राम की क्लास है, 18 को पाई चार्ट है, 20 तारीख को टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे और 24 को कंप्लीट मैराथन होगा। यह एग्जाम बूस्टर सीरीज है जो 25 नंबर आपके तय करेगी और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार जो संदीप सर ने पढ़ाया था वो लगभग 25 नंबर पूरा कवर किया था। वो पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर ग्राफ और तालिका किसी ने नहीं पढ़ाया था। तो यह क्लास भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी है जो 6 तारीख से प्रारंभ हो रही है। अपने आदरणीय प्यारे संदीप सर के साथ आप जुड़िएगा इस क्लास में। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले समय में आप लोगों को बेहतर तरीके से जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको तैयार कराएं, है ना। तो आप संस्था पे भरोसा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने संस्था का भी साथ दिया और संस्था की मटेरियल को ही पढ़ लिए तो बाहर से किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। आराम से आप 80-85 प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे। अब देर ना करते हुए हम लोग अपने मैटर को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी तैयारियां की हैं, मैटर को जल्दी कर सके इसीलिए मैटर की कुछ जो है टाइप पीडीएफ भी लगवाए हैं जहां पर चीजें आपको बेहतर तरीके से जल्दी डिलीवर्ड हो सके। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएं, ये परियोजना बेटा एनटीपीसी द्वारा तैयार की गई। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, एनटीपीसी की जो स्थापना है वो 7 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पे है बेटा? दिल्ली में है, ठीक है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। गुजरात में सूरत के कवास टाउनशिप के घरों को सबसे पहले यह हाइड्रोजन मुहैया कराएगी। तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो कहां पे हुआ? गुजरात में हुआ। और गुजरात में एक कवास टाउनशिप है, कवास टाउनशिप, ऐसे नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो गुजरात में जो कवास टाउनशिप है बेटा, कवास टाउनशिप के घरों को सबसे पहले यह जो है आपको हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इससे की जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। तो अगर राज्य का नाम पूछा जाए तो गुजरात, अगर शहर का नाम पूछा जाए तो सूरत, अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा तो एनटीपीसी के द्वारा। और एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975, इसका मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सारी चीज यहां पे लिखी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। दूसरा, अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो देखो, उड़ीसा राज्य हॉकी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले आपने देखा जब ओलंपिक में हमारी टीम गई थी तो ओलंपिक में हमारी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। तो उड़ीसा ने महिला टीम को भी स्पॉन्सर किया था और पुरुष टीम को भी स्पॉन्सर किया था। और उस स्पॉन्सरशिप और मोटिवेशन का ही नतीजा था कि दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हम लोगों ने देखा कि 2023 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था वो हॉकी विश्व कप भी उड़ीसा में ही हुआ था। जनवरी में जब हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 का, जब इस साल का प्रारंभ हुआ था, तो वो हॉकी विश्व कप जो था, जो जर्मनी ने तीसरी बार जीता था और उसका उपविजेता बेल्जियम था। हॉकी विश्व कप, इसका सही उत्तर है राउरकेला। और राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। लगभग इस स्टेडियम में 20,000 प्लस लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ठीक है। उड़ीसा राज्य हॉकी को सपोर्ट कर रहा है और उड़ीसा राज्य ने इससे पहले स्पॉन्सर किया था हॉकी को ओलंपिक में। दोनों ही टीमों को स्पॉन्सर किया था, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 2023 का जो हॉकी विश्व कप था उसका भी आयोजन जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। इस हॉकी विश्व कप को जर्मनी ने तीसरी बार जीता। जर्मनी ने जीता तीसरी बार और बेल्जियम इसका उपविजेता रहा। कौन? बेल्जियम बेटा इसका उपविजेता रहा। ये भी आपको याद रखना है कि जो हॉकी विश्व कप था वो किसने जीता? तो तीसरी बार 2002 में, 2006 में और 2023 में जो है जर्मनी ने तीसरी बार जीता। अब ऑस्ट्रेलिया,
नीदरलैंड और जर्मनी, तीन ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 3 बार हॉकी विश्व कप को जीता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड, ये तीन ऐसी टीमें हैं जो हॉकी विश्व कप को 3-3 बार समान रूप से जीत चुकी हैं। तो ये तीसरा खिताब था जर्मनी का। करेक्ट है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जो मंत्री जितेंद्र जी ने किया, कहां पर हुआ? यह उद्घाटन मोहाली में हुआ। यह उद्घाटन मोहाली में हुआ और इसका उद्देश्य था कि जो युवा शोधकर्ताओं हैं उनको मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना। इस क्षेत्र में युवा यूथ की बहुत जरूरत है, तो युवा शोधकर्ता जो है उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। मोहाली में इसका उद्घाटन हुआ और मोहाली बताने की जरूरत नहीं है। क्षमा करिएगा, इस समय मोहाली में जो है मैच भी हो रहे हैं। मोहाली में बहुत सुंदर ग्राउंड भी है और ये पंजाब जो आप जानते हैं, चंडीगढ़ जब जाते हैं तो मोहाली पड़ता है, तो मोहाली इसका सही उत्तर है। और ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी आपसे पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? हमेशा आप लोग देखते हैं कि ईट राइट स्टेशन का खिताब लगातार दिया जाता है और बहुत सारे स्टेशन को मिलता रहता है, तो ऐसे सवालों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लिखा है 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन, हो सकता है कि जितने को ऑप्शंस दिए गए हो सबको ईट राइट मिला हो। ठीक है, अगर हम देखें कि 5 स्टार जो है रेटिंग का जो प्रमाण पत्र मिला है प्रमाणन के साथ, वो किसको मिला है? वाराणसी को मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन जो था वो प्रयागराज था। ये यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन है। लेकिन 5 स्टार रेटिंग की बात किया जा रहा है कि 5 स्टार प्रमाणन किसको मिला, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार प्रमाणन से किया गया, तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा मुंबई सेंट्रल। कौन सा होगा बेटा? मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल भारत का पहला ईट राइट स्टेशन है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीन चीजें आपको पूछा जा सकता है। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन है, इसका सही उत्तर वाराणसी होगा। उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जाए तो कौन सा होगा? प्रयागराज होगा। करेक्ट है। चलिए आगे लिखता है, अभी हाल ही में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 है ना का आयोजन कहां किया गया? 2047 पर एट द रेट ऑफ लिखा है, 2047 पर हमने ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार का ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य जो है वो कब का है बताओ? 2047 का है। ठीक है, अगर लिखा गया अभी हाल ही में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहां पे किया गया बेटा? तो ये वाराणसी में किया गया। ठीक है, लखनऊ में भी एक प्रमुख आयोजन हुआ जो जलवायु से संबंधित था। इस बार राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, अगर लखनऊ का आयोजन पूछा जाए तो इस बार का जो है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो है बताओ, वो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहां पर हुआ? वो लखनऊ में आयोजित हुआ 2023 का। तो अगर लखनऊ में भी, वाराणसी में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं। वाराणसी में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे काशी तमिल संगमम के बारे में आपने सुना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत की भावना को समेटे हुए एक बहुत जबरदस्त आयोजन काशी तमिल संगमम किया गया वाराणसी में, जो उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक विरासत थी, उनके सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाया गया और बताया गया कि उत्तर और दक्षिण दूर नहीं है, बल्कि उनकी जो सांस्कृतिक समृद्धि है वो एक दूसरे के बहुत पास है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है, और उनके जो सभ्यतागत संबंध थे, जो सांस्कृतिक विरासत थी, समान रूप से उनका क्या मनाया गया? जश्न मनाया गया। आईआईटी मद्रास और बीएचयू इसकी नोडल एजेंसियां रही और इन दोनों ही एजेंसियों के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आईआईटी शामिल हुआ? तो आईआईटी मद्रास इसमें शामिल हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप, एनईपी के अनुरूप, क्यों मैं लिख रहा हूं? राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति जो है उसमें सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावे की बात की गई है और सांस्कृतिक शिक्षा के बढ़ावे के अनुरूप पहला ये आयोजन था जो आपका काशी तमिल संगमम था।
तो राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप इस आयोजन को किया गया और उसके जो सिद्धांत थे उनको फुलफिल करने की पहली बार यहां पर कोशिश की गई। काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस काशी से तमिलनाडु तक एक ट्रेन भी इसके उपलक्ष्य में चलाई गई, इसके याद में, जो काशी से तमिलनाडु तक होगी। तिरुक्कुरल एक ग्रंथ है जो बहुत पवित्र ग्रंथ है वहां का, दक्षिण भारत का। 13 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और इसका विमोचन आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। तो ये जो है काशी तमिल संगमम के 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं आपकी परीक्षा के लिए। और इसका आयोजन कहां किया गया? वाराणसी में किया गया। एक प्रमुख आयोजन था। ठीक है, चलिए दूसरा, वन वर्ल्ड टीबी समिट भी वाराणसी में आयोजित किया गया और इसका आयोजन कब किया गया? 24 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस के दिन इसका आयोजन किया गया। थीम थी एस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हमने टीबी के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा है, वैश्विक रूप से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 2025 तक ही रखा है कि हम 2025 तक टीबी उन्मूलन को कर देंगे। ये वैश्विक लक्ष्य है, ये वैश्विक लक्ष्य है, लेकिन भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 तक है कि हम 2025 तक ही इसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के दिन इसको शुरू किया गया। टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया गया। यह प्रश्न एक परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो टीबी मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ भी कहां किया गया? वाराणसी से ही किया गया। मतलब जब यह आयोजन हो रहा था तो इसी में इसका भी शुभारंभ किया गया और इसी आयोजन को यहां पे भी देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन कहां पे हुआ? वाराणसी में हुआ। ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी कहां पर है? वाराणसी में है। अभी आपने देखा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का भी उद्घाटन कहां किया गया? वाराणसी में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी इस समय भारत के पटल पर छाया हुआ है और यहां से ढेर सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिल सकते हैं, इसलिए वाराणसी से संबंधित और भी डाटा आगे आएगा। आज हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च को कवर कर रहे हैं 2023 को, तो मार्च तक का जो भी करंट है वो मैं आज आपको कवर करा रहा हूं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाराणसी। तो हम इस प्रश्न पर थे और इस प्रश्न से हम लोग यहां पर आए थे, तो इसका सही उत्तर वाराणसी है और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये मैं बता चुका हूं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है, 2 ही 3 आंकड़े हैं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय जो है वो 19,744 करोड़ रुपए है। इससे प्रति वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और इसको अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास हुआ है। बिल्कुल सही है, तो ये आपको याद रखना है, 5 मिलियन मीट्रिक टन। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। इन तीनों ही लक्ष्यों को लिया गया है इस मिशन में और इसका मतलब है सभी कथन सही है, तो इसका डी ऑप्शन होगा और इन तीनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, डी हो गया। आइए, अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में जो मनाया गया, उसका आयोजन कहां किया गया? साथ ही साथ ये भी बताइए बेटा कि यह कब से शुरू हुआ, है ना? हाँ, 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे, तो इसी के उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं। 2003 से इसका प्रारंभ हुआ और 2003 से 2002 में सिफारिश की गई थी। लक्ष्मीमल सिंघवी जो है, उनकी समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी, बहुत प्रसिद्ध कानूनविद थे लक्ष्मीमल सिंघवी, जिसको हम लोग एल एम सिंघवी कहते हैं। एल में एम सिंघवी जी ने सिफारिश की थी 2002 में। इनके तत्वाधान में एक समिति बनाई गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और इसी समिति की सिफारिश में 2003 से इसको प्रारंभ किया गया था और 2003 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। लेकिन 2015 में इसके मॉड्यूल में परिवर्तन हुआ और इसको प्रत्येक 2 वर्ष पर किया गया, प्रत्येक 2 वर्ष पर किया गया। और इस बार का जो आयोजन हुआ वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश और आयोजन की बात करें तो इंदौर। अब मुख्य अतिथि कौन था, विशिष्ट अतिथि कौन था और थीम क्या थी, 3 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है।
मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और थीम, तीन चीजें। तो आइए इस डिटेल को देखते हैं। मुख्य अतिथि जो थे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, जो गुयाना के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है, ठीक है। और विशेष सम्मानित अतिथि जो थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे, जो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया और ये 17वां आयोजन था। और ये कहां पे हुआ बताइए? इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। क्लियर है, याद रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। करेक्ट है। आइए, तो इतना डिटेल बेटा इसके साथ आपको और याद रखना है, ये सब आपकी बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, इसकी थीम क्या थी? डाक टिकट की सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 जनवरी 2023 को 27 अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को प्रदान किया गया? 27 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ठीक है, 27 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, ये बेटा आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दी? एमवी गंगा विलास 3200 किलोमीटर की यात्रा पर था, ठीक है। 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरा, 5 राज्य शामिल थे बेटा, और एक देश शामिल था। एक देश शामिल था। इन 5 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश तो था ही था। अपने उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम लोग देखें यहां पर, तो उत्तर प्रदेश के अलावा यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश, 5 राज्य कौन से थे? एक तो बिहार, बिहार से ही जो निकला हुआ हिस्सा है झारखंड, फिर असम, फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और एक देश जो था वो देश था आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई थी, और असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में जाके समाप्त हुआ। अगर स्थान का नाम हम लोग देखें तो स्थान के नाम में हम कहते हैं बोगीवील डिब्रूगढ़, है ना। तो बोगीवील डिब्रूगढ़ में जाके समाप्त हुआ, बोगीवील डिब्रूगढ़ में जाके समाप्त हुआ। क्लियर? अगर हम इसके मेजरमेंट पर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 62.5 मीटर है और चौड़ाई 12.8 मीटर है, ठीक है। तो 62.5 मीटर इसकी लंबाई है और 12.8 मीटर, फिट नहीं समझ गया, मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और एक लग्जरी शिप था, लग्जरी क्रूज था, और अपनी तरीके से वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई और एक नए तरीके की ये विषय वस्तु थी। और वाराणसी में काफी चीजें ऐसी चल रही हैं जो जरूरी हैं। ईश्वर करे आप भी इसमें एक बार घूमें और आनंद लें, ठीक है। इन 5 राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, यही मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं। एक मेजरमेंट याद रखिएगा, नदी प्रणालियों की संख्या याद रखिएगा, और इसका मेजरमेंट याद रखिएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। कहां से कहां तक है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें नहीं लगता पूछा जाएगा। फिर भी देखिए, वाराणसी से उत्तर प्रदेश से असम तक, अगर स्थान की बात आए तो वाराणसी से लेके वोगीविल डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, है ना। अब इसका उत्तर तो आप सभी लोगों को तुरंत कर देना चाहिए बिना मेरे कहे। बताओ किस देश के राष्ट्रपति को? अब्देल फतेह अल सीसी। किस देश के राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। और यह पहला अवसर है कि मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। यह पहला अवसर था कि मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति को कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, देखो बेटा, ये टेस्ट प्लेस ऐप है, आप सभी लोग निशुल्क से लेके पेड टेस्ट तक यहां पर दे सकते हैं।
बहुत गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का। पेट का भी टेस्ट यहाँ पर है 2023 के लिए, यूपीपी के भी टेस्ट यहाँ पर है, यूपीएसआई के भी टेस्ट यहाँ पर है और आरओ एआरओ की भी टेस्ट यहाँ पर है और बहुत गुणवत्तापूर्ण कंटेंट है और जो है ये बिल्कुल व्याख्यात्मक टेस्ट है जो सॉल्यूशन तहत है। आप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, टेस्ट प्लेस को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पेड टेस्ट सीरीज को भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में जो चयनित हुए हैं, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है और इस टेस्ट सीरीज में जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, अगर वास्तव में वो पैट में और यूपीपी में अगर इससे 60 से 70% स्कोर कर लेते हैं तो परीक्षा में आराम से वो 85% स्कोर करेंगे। ये मेरी गारंटी है क्योंकि इसके लेवल को बहुत रिच और अच्छा रखा गया है। तो आप में से जिन लोगों को टेस्ट देना हो वो टेस्ट प्लेस पर जाके टेस्ट दे सकते हो। बहुत न्यूनतम प्राइज इन टेस्ट के रखे गए हैं और कुछ टेस्ट फ्री भी डाले गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? इस स्कैनर को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट प्लेस। अभी हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो होता है वो हम प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, और मनाते तो हम पूरे देश में ही है, लेकिन एक स्थान को डेडिकेट करके मनाते हैं जहां पर पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी लोग उस स्थान को मनाती है। तो इस बार जो है हुबली कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका आयोजन किया गया हुबली कर्नाटक में। अगर मैं आपसे पूछूं, सी उत्तर जो लोग कर रहे हैं बेटा वो सही नहीं है और आप बहुत जबरदस्त तुक्का कुछ लोग मार रहे हैं, ठीक है। सी उत्तर सही नहीं है, इसका उत्तर ए सही है, हुबली कर्नाटक करेक्ट है। चलिए, इसकी जो थीम थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत, और ये 26वां संस्करण था। इसकी थीम थी बेटा, क्या बताओ? विकसित युवा और विकसित भारत। इसको आपको याद रखना है। अब मैं आपसे एक चीज और यहां पे पूछता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपने कहा राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हुई, तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को। अगर मैं कहूं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त है, और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी है, ठीक है। कभी कभी इसमें बहुत तेज कंफ्यूजन होता है, तो 12 अगस्त को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के लिए तो 12 अगस्त, और राष्ट्रीय युवा दिवस अगर बनाया जाए तो वो कहां मनाया जाएगा बताइए? 12 जनवरी को। आइए, अभी हाल ही में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया? ठीक है, तो ये कौन सा बना बताओ? वायनाड। केरल का वायनाड सभी बुनियादी दस्तावेजों को प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है, केरल का वायनाड, ठीक है। कोल्लम पहला संविधान साक्षर जिला है, देश का पहला संविधान साक्षर जिला है, कौन सा बताओ? कोल्लम। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। संपूर्ण राज्य में डिजिटल बैंकिंग हो गई है, पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल। इसी के साथ साथ त्रिशूर, केरल का एक जिला है त्रिशूर, यह देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला बना है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला बना है। पहला ग्राफीन सेंटर, देश का पहला ग्राफीन सेंटर कहां पे खोला गया? देश का पहला ग्राफीन सेंटर भी त्रिशूर में ही खोला गया है ना। ग्राफीन सेंटर जो अगर हम लोग बात करें तो देश का पहला जो ग्राफीन सेंटर है वो भी कहां पे खोला गया? त्रिशूर में ही खोला गया, जिसको हम ग्राफीन नवाचार केंद्र भी कहते हैं। इसी को कहीं कहीं मैगजीन्स वगैरह में लिखा होता है ग्राफीन नवाचार केंद्र, तो इसी को हम ग्राफीन नवाचार केंद्र भी कहते हैं। तो ढेर सारी चीजें हैं इस स्लाइड में तैयार करने के लिए। कोल्लम पहला संविधान साक्षर जिला है, वायनाड जो है आपका पहला वायनाड से बुनियादी दस्तावेजों को, मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वायनाड हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए, त्रिशूर को याद रखना है, त्रिशूर इंपॉर्टेंट है। 3 परीक्षाओं में त्रिशूर पूछा जा चुका है और त्रिशूर के पूछे जाने के चांस भी है, इसलिए आप त्रिशूर को याद रखेंगे, करेक्ट है। आइए, अभी हाल ही में कौन सा जिला 5G तकनीक को लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बना? पूरे देश में अगर हम लोग देखें बेटा तो 5G तकनीक को जारी करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर
112 आकांक्षी जिलों को चुना गया है। टोटल कितने जिले हैं? 112 आकांक्षी जिलों को सबसे पहले चरण में चुना गया है 5G तकनीक को लागू करने के लिए। ठीक है, जी का जो सेंस होता है, जी, उस जी का मतलब क्या होता है? अब यहां विदिशा लिखा है तो आपके लिए उत्तर सामने है ना। हाँ, तो जी का मतलब होता है न्यू जनरेशन ऑफ सेलफोन टेक्नोलॉजी। जैसे जी से हम प्रदर्शित करते हैं जनरेशन ऑफ सेलफोन टेक्नोलॉजी, तो 5G मतलब 5 जनरेशन ऑफ सेलफोन टेक्नोलॉजी। तो जी का यहां पे शाब्दिक अर्थ होता है जनरेशन, जिसको हम किससे लेते हैं? जनरेशन से लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? विदिशा हो जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो देखो, मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कुल 8 आकांक्षी जिले हैं। मतलब 112 में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? उत्तर प्रदेश में भी 8 है। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र। और बेटा इनको याद रखिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और मैं ये बता भी चुका हूं आपको कि 112 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और ये कार्यक्रम अभी 112 जिलों में पहुंच रहा है। करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए, विदिशा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? देखो, मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला वाला, दूसरा वाला अब पूछे जाने वाले दिन लद गए। अब ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। तो शीर्ष 5 में अगर हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड शामिल है, डेनमार्क शामिल है। डेनमार्क का पहला स्थान है, फिनलैंड का दूसरा स्थान है और न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर हम चौथे और पांचवें की बात करें तो चौथे पर नॉर्वे है और पांचवें पे सिंगापुर है। पांचवें पे सिंगापुर है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें कि इसमें इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 28वां संस्करण था, तो भारत का स्थान इसमें 85वां है। भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान यहां पर 85 है, 85वां है, 28वां संस्करण था ये। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 28वां संस्करण था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अंतिम स्थान किसका है बेटा, 180वां स्थान किसका है? 180 देश शामिल थे, तो सोमालिया का स्थान सबसे अंतिम है। सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है और 180वां स्थान सोमालिया का है। आराम से कवर करते चलिए, 4 से 5 क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। करेक्ट, सोमालिया। चलिए आइए, 85 नंबर पर हम लोगों की स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो हम 85 नंबर की स्थिति को लेकर प्रसन्न नहीं हो सकते। हमारी भी स्थिति 85 पर ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन सी रैंक प्रदान की गई भारत को? देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है वो 4 क्वार्टर में आता है। मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो हाल ही का मतलब जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो हाल ही में जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत का जो स्थान है वो 80वां है। 80वां स्थान है भारत का। पहले 85वां था और अब 80वें पे आ गया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से दिखाता है 85वां, 80वां है बेटा। जो लेटेस्ट है उसमें 80वां है। हाँ, ठीक है। हाँ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हम लोगों को ये दिखाता है, जो अभी लेटेस्ट वाला है उसमें 80वां स्थान है। उसको आप देखिए, मार्च में जो सबसे पहले आया था उसमें 85वां है। इस समय जो आया है भारत, उसमें रैंक भारत की कौन सी है? 80वीं है। ठीक है। हाँ, पहले स्थान पर पहले जापान था, लेकिन इस समय पहला स्थान कौन है? सिंगापुर का है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो 192 देशों में फ्री वीजा एक्सेस ले सकता है। भारत का स्थान 80वां है और भारत का जो पासपोर्ट है बेटा वो 57 देशों में, 57 देशों में फ्री वीजा एक्सेस ले सकता है। मतलब यह दिखाता है कि आपका जो पासपोर्ट है ना, आपका जो पासपोर्ट है वो कितना शक्तिशाली है। तो इसमें स्थान कौन सा होगा? 80वां होगा। ठीक है, चलिए, इससे पूर्व कौन शीर्ष पर था? जापान शीर्ष पर था। ठीक है, आइए, सबसे पहले इस इंडेक्स को 2006 में जारी किया गया था। सबसे पहले इस इंडेक्स को 2006 में जारी किया गया था। करेक्ट है। आइए आगे बढ़े। आइए,
सबसे अंत में तो अफगानिस्तान ही होगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से वहां से लोग जहाज पर चढ़कर भागे थे, है ना, अफगानिस्तान से, उस हिसाब से उन्हीं की स्थिति लास्ट में होनी भी चाहिए पासपोर्ट के मामले में। ठीक है, तो अंतिम स्थान उन्हीं का है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकलव्य बैच यूपीपी और यूपीएसआई के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन जिन बच्चों को तैयारी करनी है, यह 9 तारीख से एकलव्य बैच आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे तैयार रहे। 9 तारीख से ये ऐसा बैच है जिसमें हम लोग खाकीमय करने की तैयारी में है, मतलब इतनी वर्दी कि पूरा माहौल खाकीमय हो जाए। ऑफलाइन की बात करें तो 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है, ट्रैफिक चौराहे के पास वाली म्योर रोड ब्रांच में आप सभी लोगों के लिए। और ऑनलाइन भी इसकी कक्षाएं हम लोग कल 1 बजे मैं सूचना इसके बारे में फिर से दूंगा आपको। ऑनलाइन भी ये बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में 250 स्टूडेंट्स को ही लिया गया और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन भी ले लिए, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। आइए, अभी हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, जल्दी से बताइए। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, जल्दी से बेटा आप लोग मुझे बताएं। शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, है ना। सबसे पहला स्थान यहाँ पे किसका है बताओ, मैं जल्दी से कर लू इसको। सबसे पहला स्थान है यहाँ पे स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाद है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाद है एस्टोनिया। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान बेटा 112वां है। ठीक है, और अंतिम देश 165वां है सीरिया। भारत का स्थान 112वां है। अंतिम देश की बात करें तो अंतिम देश आपका सीरिया है और सीरिया का स्थान कौन सा है बताइए, 165वां है। करेक्ट है, याद रहेगा, इसी को आप लोगों को याद रखना है। भारत का स्थान 112वां है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, 16वां। अभी हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब इससे पहले 2 वानिकी विश्वविद्यालय बन चुके हैं। कहां कहां पर बन चुके हैं अगर हम लोग इसको देखें वानिकी विश्वविद्यालय को, तो इससे पहले रूस और चीन में, तो रूस में पहला और दूसरा, देश का दूसरा कहां पर है, चीन में, और तीसरा कहां पर है, भारत में। तो भारत का पहला और विश्व का तीसरा भारत में है और तेलंगाना राज्य में इसको बनाया जा रहा है। तेलंगाना राज्य में इसको बनाया जा रहा है और ये यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो विश्व का तीसरा और भारत का पहला कहां पर होगा बताओ, ये भारत में होगा। और अगर राज्य की बात करें तो किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है, आपको याद रखना है। तो तीसरा वाला यहां पर आपका होने चल रहा है। करेक्ट है। आइए, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तमिलनाडु अपना जलवायु मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कार्बन तटस्थता के लिए अगर हम वैश्विक रूप से लक्ष्य रखें तो 2070 का लक्ष्य रखा गया है वैश्विक रूप से कार्बन तटस्थता के लिए। तमिलनाडु ने अपने से ही प्रयास शुरू कर दिया गया है और तमिलनाडु ने मतलब पहले का लक्ष्य रखा है, 2070 से पहले का लक्ष्य तमिलनाडु ने रखा है। तो तमिलनाडु ऐसा करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया। आइए, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है ना। तो केरल के सीड फार्म को, बीज फार्म को, हाँ, पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केरल। केरल में भी अगर स्थान पूछा जाए कि केरल में भी कहां है, तो यह केरल के अलुवा में स्थित है। केरल के अलुवा में स्थित है ना। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं पहला जैविक कृषि राज्य किसको घोषित किया गया था, तो देश का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है बताओ। देश का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है, कई बार पूछा जाता है आपसे, बताइए। तो बेटा ये सिक्किम है। सिक्किम पूर्ण रूप से, है ना, जैविक कृषि राज्य घोषित कर दिया गया है देश का। 2016 में ही इसको जैविक कृषि राज्य की मान्यता दे दी गई थी और 2018 में इसको सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। केरल है, केरल नहीं है, सिक्किम है ना। तो पहला जैविक कृषि राज्य, पूर्ण रूप से जैविक कृषि राज्य कौन सा है आपका, सिक्किम होगा। करेक्ट है। आइए, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो देखो यह सीमा सुरक्षा बल की जो जवान है उनकी जो ट्रांसफर है, उनकी जो पोस्टिंग है, उनको जो लाभ मिलने वाले हैं, उनके लाभ को लेकर, उनके अवकाश को लेकर और बहुत सारी सूचनाएं इनके बारे में देता है। तो इसका सही नाम क्या है बताओ, प्रहरी है। ठीक है, तो प्रहरी जो है वो, प्रहरी जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है
किसके लिए जरूर जारी किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के लिए जारी किया गया है। आइए अब देखो, प्रहरी तो ये हो गया, इसके बाद पथसरी पहल जो है वो पश्चिम बंगाल द्वारा जारी की गई है, रोड कनेक्टिविटी स्कूल व ग्राम पंचायतों को बेहतर बनाने के लिए। लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं आपसे यूपी ट्रिपल एससी में और आगे पूछे जा सकते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। 23 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान करना। प्रतिस्पर्धी जो स्कीम है वो एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम है। अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाए तो एमएसएमई है। हाँ, लीन विनिर्माण प्रतिक्रियाओं के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए है। इसके बाद में पहल धारा आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों के कई सेवा के प्रचार में पुनरुद्धार के लिए ढांचा तैयार करने में मदद किया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम कहें पुष्प पोर्टल, तो बेटा भी पुष्प पोर्टल जो है ये बिजली मंत्रालय का है। ठीक है, तो बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय ने जो पोर्टल किया है वो क्या है? पुष्प पोर्टल है। युविका, जिसको हम कहते हैं युवा विज्ञान और कार्यक्रम, युवा विज्ञान कार्यक्रम भी हम इसको कहते हैं युविका को। तो युवा छात्र इसरो द्वारा शुरू किया गया है। ग्रांड सैल्यूट फॉर इसरो। अभी अभी देखिए चंद्रयान का हम लोगों ने जश्न मनाया। युवा छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं उनके अनुप्रयोगों पर बुनियादी समझ प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लिए भारत में 1 जनवरी 2023 को कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र ही आवेदन के पात्र हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आइए चलो, ये रीजनिंग की किताब है, आप सभी लोग रीजनिंग की किताब को ले सकते हैं। रीजनिंग की एक अच्छी किताब है। अपनी किताब के बारे में मैं क्या बोलूं, जिन लोगों के पास है वो आपको बता देंगे। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, अमेजन पर उपलब्ध है, आप मंगा लीजिए, 2 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी करनी है वो लोग जरूर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि आपके लिए ये किताब संजीवनी साबित हो सकती है। तो इस किताब को लें, जिनके पास है वो बता देंगे। हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी? नीलगिरी तहर जो है यह राजकीय पशु है तमिलनाडु का, है ना, और इस परियोजना को 2022 से लेके 2027 तक के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, तमिलनाडु द्वारा। यह विलुप्त होने की स्थिति में है। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, इसकी पुनर्स्थापना के लिए, ये फिर से मतलब अपने जो है स्थानों पर लौटाए, तो ये तमिलनाडु सरकार का प्रयास है और केंद्र भी इसमें लगातार मदद कर रहा है तमिलनाडु की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसका जो टाइम है वो 2022 से 2027 तक के लिए है। आइए, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। हाँ, राष्ट्र संत तुर्कोजी महाराज जो है नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया और इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? 1914 में किया गया था। तो 1914 में प्रथम आयोजन इसका किया गया था। आपसे पूछ लेता है पेट में, तो प्रथम आयोजन 1914 में किया गया था। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। आयोजन करता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। थीम आप जरूर याद रखिएगा इसकी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1914 में किया गया था। ठीक है, ये 4 पॉइंट ही यहां से आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इन 4 को ही आपको याद रखना है। अभी हाल ही में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया? ऐसे प्रश्न पहले भी यूपी ट्रिपल एससी पैट आपसे पूछता रहा है। ठीक है, ड्रोन का अनावरण किया तो किसने? तो ये गरुड़ एरोस्पेस द्वारा इसको किया गया, है ना, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा इसको किया गया। और ये क्या है बताओ? पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन है, पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां पर है, कहां पर निर्मित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र निर्मित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ये आपको जरूर याद रखना है। और दूसरा मैं आपसे पूछूं, देश का पहला ड्रोन स्कूल, तो देश का पहला ड्रोन स्कूल बेटा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, है ना। ये परीक्षण केंद्र की बात मैं कर रहा हूं, तो परीक्षण केंद्र आपका कहां पे है? तमिलनाडु में है। और अगर पूछा जाए कि पहला स्कूल, तो पहला स्कूल आपका कहां पे है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। करेक्ट है। चलो,
दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया गया है और ये कहां पर चलेगी? बताइए। जिस रूट पर ये चलने वाली है वो बहुत सुंदर रूट है ना? मैं इस पर हो गया हूं, है ना? जिसको हम कहते हैं कालका शिमला हेरिटेज रूट। कालका शिमला हेरिटेज रूट, है ना? इस मार्ग पर ये चलेगी। वंदे मेट्रो इसका नाम है और दिसंबर 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको हम वंदे मेट्रो कहेंगे। क्या कहेंगे? वंदे मेट्रो। आपको याद रखना है, करेक्ट है, वंदे मेट्रो। और ये पहले कालका शिमला हेरिटेज रूट पर इसको चलाया जाएगा। आइए, अभी हाल ही में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया गया? जैसे हम लोग कहते हैं एंड्रॉइड है ना? और जो है हम लोग कहते हैं आईओएस है। तो एंड्रॉइड आईओएस तो है ही, भारत का भी अपना एक है। तो भारत के अपने को हम लोगों ने क्या कहा? भारोस कहा, है ना? क्या कहा? भारोस। ठीक है। तो भारोस भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे लगभग लगभग 100 करोड़ लोगों के, है ना, मोबाइल उपभोगकर्ता लाभान्वित होंगे। और भारत इतना बड़ा मार्केट है कि एक बार अगर ये अच्छे से सफल हो गया, भारत सफल हो गया बेटा, तो समझ लो पूरे विश्व की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होने वाली है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आइए, ये बेटा आपका चैनल है रवि तिवारी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। ये स्कैनर है, ठीक है। और इसी पर स्टैटिक जीके की क्लास आपकी होगी, सिलेक्शन वाली दूसरी क्लास 7 तारीख को 9 बजे से। ठीक है। आइए, 7 तारीख को 9 बजे से, ठीक। इसको आप यहां से स्कैन कर सकते हैं सभी लोग। अभी हाल ही में कलवरी श्रेणी में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? वागीर को शामिल किया गया। इस श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियों के निर्माण की बात हुई थी। 6 पनडुब्बियों के निर्माण की बात हुई थी। यह श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है जिसको कमीशन किया गया। शामिल करने को टेक्निकल भाषा में कहते हैं कमीशन करना, ठीक है ना? वागीर को कमीशन किया गया। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रहा है। प्रोजेक्ट 75, इसके जो साझीदार देश है वो भारत के साथ फ्रांस है ना? प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण हो रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2005 में की थी। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत ही कलवरी श्रेणी में इन पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 हम किस देश के साथ साझा कर रहे हैं? तो आप समझ लीजिएगा कि प्रोजेक्ट 75 हम जो है फ्रांस के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। माझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। मैं लिख दूं, निर्माण कहां होता है? माझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। करेक्ट। अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी दी। यह कहां स्थापित है? यह बेटा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला का बताइए? हाँ, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में। करेक्ट है। चलिए, अभी हाल ही में 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बन गया? इससे पहले कौन सा था, पहले ये बताइए बेटा। तो इससे पहले जो था वो शनि था, है ना? और शनि के कितने थे? 83। इससे पूर्व पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अब कौन हो गया? बृहस्पति हो गया, है ना? बृहस्पति के बेटा 80 थे और 12 नए उपग्रह जब खोजे गए तो इसके 92 हो गए। अब कहीं कहीं इसके 92 दिखते हैं और कहीं कहीं 95 दिखते हैं। ये दोनों ही डाटा अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां अलग अलग डाटा देती हैं, लेकिन दोनों ही डाटा में तय है, नहीं कहीं कहीं 95 भी है, कहीं कहीं 92 भी है। करेक्ट है। तो 92 को ही हम लोग मान के चलते हैं। बृहस्पति है, बृहस्पति के 92 है, 12 मिले हैं, 80 पहले थे तो 52 हो गए। ठीक है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? और आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो गई है। तो कौन सा है बेटा? बृहस्पति है। ठीक है। और 92 को ही हमें एथेंटिक मान के चलना है। हालांकि कुछ सोर्स में 95 भी लिखा है, लेकिन आप 92 को ही फोकस करके चलिए। करेक्ट है। आइए, अभी हाल ही में भारत के किस संस्था के साथ तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? मतलब भारत सरकार ने किए हैं कि तमिलनाडु के शहरी सेवाओं को बेहतर किया जाए, जिसमें बेहतर सीवेज सिस्टम है ना,
और वाटर मतलब रिसाइकिल सिस्टम, सीवेज सिस्टम, वाटर रिसाइकिल सिस्टम और जल निकास प्रणाली, ठीक है। और इसके लिए जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक के साथ। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत ने किस बैंक के साथ इस समझौता किया है, तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। किस राज्य के लिए किया है? तमिलनाडु राज्य के लिए किया है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के लिए किया है। और सबसे पहले कोयंबटूर, मदुरै और यूथीकुडी, तीन जगह मतलब ये चीजें की जा रही हैं। कोयंबटूर, मदुरै और यूथीकुडी, तीन जगह ये चीजें की जा रही है, ठीक है। हाँ, आइए आइए आइए। हाल ही में सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो सहकार लाभार्थी सम्मेलन जो है बेटा, उसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, ठीक है। कहां पे किया गया? बेंगलुरु में, करेक्ट, बेंगलुरु में किया गया। पहली सहकारी समिति की स्थापना 1905 में की गई थी कर्नाटक में। पहली सहकारी समिति की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए, पहली सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई थी? बताइए। 1905 में की गई थी, कर्नाटक में की गई थी, करेक्ट है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बस मैं पानी पी लूं, एक सेकंड बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। चलिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के वित्त वर्ष 22-23 अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत की शीर्ष निर्यातगत वस्तु क्या है? ठीक है, तो भारत की शीर्ष निर्यातगत जो वस्तु है वो है कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, शहद, ठीक है। और इसका अगर हम परसेंटेज देखें इस वस्तु का, तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 22.7% है, करेक्ट है, 22.7% है, ठीक है। ठीक, आइए। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी भंडार कितना था? तो कुल विदेशी भंडार बेटा कितना था बताइए 2022 के अंत तक? आपसे ये डाटा कुछ पुराने पूछ लिए जाते हैं क्योंकि नए डाटा आने में टाइम लगता है। तो बताइए कहां तक था आपका 31वें क्वेश्चन का? तो जो कुल विदेशी भंडार था बेटा हमारा, वो था 563 अरब डॉलर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 563 अरब डॉलर। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 अप्रैल नवंबर में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया? तो भारत का जो सर्वाधिक आयात था वो चीन के साथ था। ये फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना है। सर्वाधिक आयात जो था वो चीन के साथ था। देखो, चीन के साथ 13.8% का आयात था, ठीक है। यूएसए के साथ नहीं था। यूएसए के साथ तो केवल 6.9% का आयात ही था। तो सर्वाधिक जो आयात था, कुल आयात में हिस्सेदारी वो 13.8% थी और वो आयात चीन के साथ था, करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? घोषणा की गई है मिष्टी योजना को शुरू करने की, ठीक है। मिष्टी का फुल फॉर्म भी अभी मैं आपको बताता हूं। मिष्टी योजना तटीय रेखा के साथ साथ जहां पर भी उपयुक्त हो वहां पर इसको प्लेस करने की बात की गई है मैंग्रोव को। तो मिष्टी योजना की शुरुआत की गई। अगर हम लोग मिष्टी का फुल फॉर्म देखें तो मिष्टी का फुल फॉर्म होगा मैंग्रोव, हाँ, इनिशिएटिव फॉर शॉर्टलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम, करेक्ट है। ये इस मिष्टी का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इस मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है मैंग्रोव के लिए, ठीक है। हाँ, इसके लिए कहा गया है बजट 2023 में कि तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो सके वहां पर जो है इसको लगाया जाए मैंग्रोव को। तो ये मिष्टी आपका करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा वेस्टेज टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो गोवर्धन योजना कम से कम 5 से 6 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। आइए, तो इस योजना की शुरुआत बेटा की गई थी आपकी 2018 में, ठीक है।
2018 में की गई थी। कहां पे की गई थी? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा से इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलो, श्री अन्न योजना का संबंध किससे है ना? तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मोटे अनाजों के उत्पादन से। तो इसका संबंध मोटे अनाजों के उत्पादन से है और 2023 को मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। 2023 मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। करेक्ट, करेक्ट। मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ किसे बनाया गया? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ किसे बनाए गए? तो अभी वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो सीईओ है वो कौन है? जया वर्मा सिन्हा जी है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सीईओ अभी नियुक्त किया गया है। आइए, हाँ, अब देखो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के सीईओ जो है वो वीआरवी सुब्रमण्यम जी हैं। एक ही जगह सब इकट्ठा कर दिया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो हैं वो डॉक्टर अरविंद बिरमानी जी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है बताइए? वो पीटी उषा जी हैं। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। देश के नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं और नई लेखा महानियंत्रक जो है वो भारती दास है 27 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से आ सकता है, तो इस टेबल को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए, करेक्ट है। आइए, अभी हाल ही में सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? चारों, अगर हम यूपी ट्रिपल एससी के पेपर देखें तो पहली महिला अधिकारी या पहली महिला चारों पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो पहली महिला अधिकारी बनी शिवा चौहान जी। ठीक है, कौन बनी? शिवा चौहान जी। इसका सही उत्तर ये होगा। वहीं पर एक और यहाँ पे डिटेल है, सानिया मिर्जा। ठीक है, एनडीए भारतीय वायुसेना की, एनडीए में इनका 149वां स्थान है। 149वां स्थान है किसका? सानिया मिर्जा जी का। और सानिया मिर्जा बेटा 149वें स्थान के साथ एनडीए की परीक्षा में इन्होंने देश में 149वां स्थान प्राप्त किया और 149वें स्थान के साथ भारतीय वायुसेना की पहली मुस्लिम फाइटर बनी। पहली मुस्लिम फाइटर बन गई है, फाइटर पायलट बन गई है, पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई है। ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। इनका संबंध बेटा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। ठीक है, तो आपको सानिया मिर्जा का भी नाम याद रखना है। करेक्ट है। आइए, हाँ, बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित घाटों पर विचार कीजिए। ये डाटा बहुत जरूरी है, देख लीजिएगा। राजस्व घाटा 2.9% है जीडीपी का। करेक्ट है। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है। राजकोषीय घाटा 5.9% है और प्राथमिक घाटा 2.3% है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सुमेलित नहीं है? ये सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी सुमेलित हैं और इस स्लाइड को जरूर याद रखिएगा। यहां से एक प्रश्न आपके बनने की संभावना है। ये सभी सुमेलित होंगे। करेक्ट है। ये एक डिटेल भी दिया गया है, उसको भी देख ले। 53 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया गया? इसका फोकस स्टेट आपसे, मतलब फोकस देश हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। ठीक है, गोवा में किया गया। फोकस देश फ्रांस था। ठीक है, हाँ, फोकस देश कौन सा था? फ्रांस। तो गोवा में इसका आयोजन किया गया। और अगर हम लोग कहें कि इसका फोकस देश कौन सा था, तो इसका बेटा फोकस देश था वो फ्रांस था। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी बेटा यहां पर हाँ, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा इन लास्ट 100 ईयर, है ना? एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा इन लास्ट 100 ईयर्स। करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, गोवा। और फोकस देश इसका कौन है बताओ? फ्रांस है। करेक्ट है। आइए, ऑपरेशन नार्कोस एवं आहट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? नार्कोस एवं आहट एक महिला एक जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए है
और एक नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए। तो मानव तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा, है ना, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसको किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा है और इसका विषय है कि मानव तस्करी को रोकना, मानव तस्करी को रोकना और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, ये इसका अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ और भारत की लगभग सभी विंग्स ने इसमें समान रूप से हिस्सेदारी ली। मतलब ये भारतीय सेनाओं का ही था और भारतीय सेनाओं की सभी विंग्स ने इसमें हिस्सेदारी की और ये पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। आइए, बाकी और बहुत सारे हमें ऐसे देखने हैं जो जरूरी है, जैसे अभ्यास सागर ड्रैगन है, ये गुआम में हुआ यूएसए में, यूएस ने भी इसमें भारत, जापान, कनाडा और अमेरिका 4 देश शामिल हुए। ठीक है, देख लीजिएगा। अभ्यास ला पेरोस की बात करें तो हिंद महासागर में हुआ, इसमें भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस और जापान, मतलब 5 देश शामिल हुए। 4 देश इसमें शामिल हुए बेटा और 5 देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, हाँ। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिजेक्स 2023 तिरुवनंतपुरम में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये नाम से भी याद हो सकता है, भारत और फ्रांस, फ्रांस यहाँ पे फ्रिजेक्स यहां से शुरू हो रहा है, तो फा से फ्रांस और फा से प्रोजेक्ट, ऐसे भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज सिन्यूमेट्री, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सिन्यूमेट्री जो होता है वो भारत और जापान के बीच में होता है और एक रूटीन युद्धाभ्यास है। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अरब सागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में हुआ। सैन्य अभ्यास उदार शक्ति है मलेशिया में, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। और अभ्यास वज्र प्रहार जो है वो बकलोस हिमाचल प्रदेश में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जिनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ और दिए गए यहाँ पर, जैसे सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर के बीच में, अभ्यास कोंकण है भारत और यूके के बीच में, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में, कवच भारतीय नौसेना, वायुसेना, मतलब भारतीय सेना इसमें शामिल नहीं, और सिलिनेक्स जो है वो कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच में। करेक्ट है। भारत का पहला नाइट सेक्चुरी, हाँ मतलब सेक्चुरी किस प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ये एस्ट्रो टूरिज्म से संबंधित है, जहां पर आप बहुत नजदीक से चांद सितारों को और जो है एस्ट्रो चीजों को देख सकते हैं। एक दूरबीन स्थापित की गई है, एक सेंटर स्थापित किया गया है बहुत ऊंचाई पर, और जहां से आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका सौरमंडल आपके बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो ये कहां से किया गया है बताओ बेटा, इसकी जो इसको कहां पे स्थापित किया गया है, आप लोग उत्तर दें। तो बेटा इसको स्थापित किया गया है हनले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में, है ना। तो हनले कहां पर है? तो हनले है लद्दाख में। ठीक है, हनले चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, हनले चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में इसको स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया, है ना? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है, 8 मार्च को ही मनाया गया है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस बेटा 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और 13 फरवरी को हाँ सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस होता है। सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। वर्ष 2023 की जो थीम थी लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, इसकी थीम थी बेटा वो थी लैंगिक समानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी, ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट, आइए ठीक है। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 8:30 से 9 बजे के बीच में मनाया जाता है रात में, और इसकी कोई सेट तारीख नहीं है। ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो मार्च का अंतिम शनिवार इस बार 25 मार्च 2023 को पड़ा था। हमेशा जो भी मार्च का अंतिम शनिवार होगा, मार्च के अंतिम शनिवार को 1 घंटे
बत्ती बुझा दी जाती है ना, सारी लाइट बंद कर दी जाती है वैश्विक रूप से, और इसको मनाया जाता है। इस बार 25 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, है ना। इसकी थीम थी बेटा हमारे हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट इसकी थ्री थी। ठीक है, चलो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। अभी हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना? केरल उच्च न्यायालय, है ना। केरल उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय है जिन्होंने मलयालम भाषा में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया, और जरूरी भी है। देखो, क्योंकि समान रूप से इससे जो कनेक्ट होता है वो आम आदमी कनेक्ट होता है, एक तो वकील, ऊपर से जज, और इसके बाद जो निर्णय प्रकाशित होता है वो होता है अंग्रेजी में। ऐसी अंग्रेजी के आधे वकील नहीं पढ़ पाते। तो अगर समान व्यक्ति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, नागरिकों के लिए है, तो क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर जोर दिया तो इसको केरल फॉलो करने वाला पहला राज्य बना, और केरल ने इसकी शुरुआत की। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, तो मार्च 2023 में लगभग 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश में भी कई उत्पाद ऐसे थे जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया मार्च में। ठीक है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जब हमारे किसी क्षेत्र की वस्तु या किसी विशेष कोई विशेष वस्तु जब किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने लगे, चाहे वो खाने में हो चाहे वो किसी चीज में है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग हम लोग प्रदान कर देते हैं। ठीक है, सरकार प्रदान कर देती है जीआई टैग। तो 33 ऐसे जो है आपके जो अभी इस समय जो वो थे जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखिए, ये तो इतिहास है जीआई टैग का कि 2003 में जीआई टैग प्रदान करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय, ये कई बार पूछा गया है क्योंकि पहला है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय वो पहला उत्पाद था जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग जो होता है वो 10 मतलब लगभग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है जीआई टैग। ठीक है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। अभी अगर हम लोग राज्यवार देखें तो उत्पादों की संख्या के हिसाब से तमिलनाडु में 58 उत्पाद ऐसे हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 56 है, कर्नाटक में 50 है, केरल में 43 है, और मध्य प्रदेश में 25 है ना। तो अगर देखा जाए तो लगभग तमिलनाडु 98 उत्पादों 58 उत्पादों के साथ शीर्ष पर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग है वो बनारस का पान है, रामनगर का भाटा है जिसको बैगन कहते हैं, बनारस का लंगड़ा आम है, हाथरस की हींग है, अलीगढ़ का ताला है, प्रतापगढ़ का आंवला है, नगीना लकड़ी शिल्प है, वखीरा के पीपल के बर्तन है। ठीक है, तो ये इन उत्पादों को किया गया। साथ ही साथ जो अभी 3 परीक्षाओं में पूछे गए वो बिहार में मरचा चावल है, एमपी मध्य प्रदेश का रीवा का सुंदर रजा आम है, और लद्दाख सिंह स्कोप है जिसको लकड़ी पर नक्काशी कहते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है। पहला व्यंजन जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, वो पहला व्यंजन जो था वो 2010 में प्रदान किया गया था जीआई टैग हैदराबादी हलीम को। ये पहला व्यंजन था, जैसे मैंने कहा कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पहला व्यंजन था हैदराबादी हलीम जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था, और अभी हाल ही में फिर से इसको रिपीट करके मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड दिया गया है ना। तो अभी आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड फिर से रिपीट हो गया है 2010 के बाद, किसको दिया गया? तो वो हैदराबादी हलीम को दिया गया व्यंजन की श्रेणी में, है ना। हैदराबादी हलीम को दिया गया व्यंजन की श्रेणी में, करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, बताओ क्या होगा? हैदराबाद हलीम 2010 में मिला था, फिर रिपीट। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए ही प्रदान किया जाता है, और भारत में हैदराबादी हलीम को फिर से रिपीट किया गया है मोस्ट पॉपुलर श्रेणी में। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया? बहुत बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए कि यूरोपीय आयोग ने दर्जा दिया। तो बताओ किसको दिया? सबसे पहले तो आपको यही देखना है बेटा, बताना है किसको दिया, बताओ। हाँ, करेक्ट, बी, कांगड़ा चाय को दिया गया। ठीक है, कांगड़ा चाय जो है हिमाचल प्रदेश की है,
और इसको 2005 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, है ना। 2005 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था और मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने इसी भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया है। तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आइए, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इससे पहले गोरखपुर था, लेकिन अब कर्नाटक का हुबली हो गया है। अब कर्नाटक का हुबली जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, ठीक है। कर्नाटक का हुबली सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। अगर हम लोग लंबाई देखें तो 1507 मीटर है इसकी लंबाई, है ना। कितनी है? 1507 मीटर। 1507 मीटर। मोदी जी बड़े बड़े उद्घाटन कर रहे हैं इस समय, ठीक है। 1507 मीटर का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर से बड़ा है, ठीक है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी कि इनकी सलाह पर नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। पहले प्रक्रिया अलग थी। पहले कानून मंत्री परामर्श देता था, कानून मंत्री के परामर्श के साथ वो जाता था कहां पे? प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी के परामर्श के साथ वो जाता था राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता था प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब ऐसा नहीं है, अब ये प्रक्रिया बदल गई है। कानून मंत्री इस प्रक्रिया में अब नहीं है। मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में से विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर जब संतुष्टि करेंगे तो इनकी सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। गृह मंत्री जी इसमें शामिल नहीं। करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, चेंज होने का मतलब नहीं होता, संवैधानिक प्रावधान आना एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब प्रक्रिया आई थी, उस प्रक्रिया के हिसाब से जो 4 चीजें लिखी हैं उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं। करेक्ट है, चल। हाँ, ठीक है, आइए, ठीक है, आइए। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं मोटा भाई शामिल नहीं है। जब ये प्रक्रिया बेटा आई थी उस समय की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। सीजीआई को बाद में हटाया कि जिसको हम लोग बाद में अपडेट करेंगे, घबराइए मत। आइए, अभी हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? ठीक है, तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, ठीक है। 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को। क्लियर है? आइए, हाँ, 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। थोड़ा सा गर्म पानी पीता चल रहा हूं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। करेक्ट है, बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। घोषित अभ्यारण्य रानीपुर बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। अब देश में कुल 53 बाघ अभ्यारण्य है जो 18 राज्यों में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में 4 है, दुधवा हो गया, अमनगढ़ बफर क्षेत्र हो गया, पीलीभीत हो गया, रानीपुर हो गया। देश में कुल बाघों की संख्या 3167 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समान रूप से 6 है, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है। बाघ दिवस हम जो है 29 जुलाई को मनाते हैं, है ना। बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 53 है, एक और बढ़ के अब कितना हो गया? 54 हो गया, ठीक है। अब इस समय कौन सा हो गया? 54 हो गया, ठीक है। 29 जुलाई को मनाते हैं और इस समय कितने हो गए? 54 हो गए। हाँ, इस समय 54 हो गए। इस समय कौन सा हो गया? 54 हो गया। करेक्ट है। 53वां कौन सा घोषित किया गया? तो 53 कौन सा हो गया? तो 53वां जो घोषित किया गया वो कौन सा? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य किया गया है। अभी लेटेस्ट में जो कितने हैं वो 54 है, ठीक है। 53 की जगह 54 बाघ अभ्यारण्य कर लेंगे जो 18 राज्यों में विस्तृत है। करेक्ट है। हाँ, मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो हाँ, जियार्जिया मेलोनी जी इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी जो इटली की प्रधानमंत्री है ना। किसकी है? इटली।
ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री है और ये यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि की भूमिका में थी, यहाँ पर करेक्ट है, मुख्य अतिथि की भूमिका में थी, इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, चलिए प्रथम संस्करण का आयोजन रायसीना डायलॉग के 2016 में किया गया था। प्रथम संस्करण का आयोजन 2016 में किया गया था और इस समय बताओ कौन है, इस समय कौन है जो इस बार जो आमंत्रित किया गया था वो किसको किया गया था 2023 में, बताइए। वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को किया गया था। आइए अभी हाल ही में हर घर जल प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोनों सही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है बेटा, बुरहानपुर वो पहला जिला बन गया है जो हर घर जल प्रमाणित जिला, पहला जिला एमपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का, वो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1/2 दोनों होगा। सी ऑप्शन सही होगा, 1/2 दोनों, ठीक है, बोथ राइट हो जाएगा। चलो आज के बाद बात करें, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर है 53। आइए, कितने मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 5 मिलियन टन करेक्ट है, 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। हाँ, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा, बताइए। 54वां क्वेश्चन है बेटा आपका, कौन से स्थान पर भारत रहा, बताएं। भारत का स्थान यहाँ पे 42वां है, शीर्ष देश यूएसए है। भारत का स्थान 42वां है और जो शीर्ष देश है वो यूएसए है, शीर्ष देश करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है, बताएं। किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है यहां पर। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी ठीक जा रही है करंट में। बहुत सारे लोग सही उत्तर कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 5 से 7 योजना इंपोर्टेंट है बजट में जो आपके लिए धीरे धीरे मैं कवर करा दूंगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, यहां पे क्लियर कर दें सब लोग। सबसे ज्यादा खुश देश बहुत पहले से ही फिनलैंड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा दुखी देश अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 126वां है, ठीक है। तो यहां तो हम लोग खुश हो ही सकते हैं। फिनलैंड का स्थान पहला है, सबसे खुश देश है, और अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। उनके दिन भी थोड़े से ऐसे चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान सबसे कम पायदान पर, और यहां पर हम लोग एक स्माइली भेज के खुश हो सकते हैं। तो जबरदस्त स्माइली भेजिए यहां पर, तो हम लोग कम से कम खुश हो जाए, ठीक है। आइए, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, मतलब हम वैश्विक रूप से आतंकवाद से कितने प्रभावित हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित स्थान है वो अफगानिस्तान है, यहां पर है ना। सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान है, जो पहला स्थान है वो किसका है, अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान है अफगानिस्तान। भारत का स्थान अगर आपसे पूछा जाए कि आतंकवाद से प्रभावित है तो भारत का स्थान कौन सा है, 13वां है, ठीक है। तो यहां पे भी अफगानिस्तान टॉप कर रहा है, अभी एक जगह पाकिस्तान भी टॉप करने वाला है। आइए, अभी हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में 2023 में शामिल किया गया, ठीक है। 2 स्थान भारत से शामिल किए गए, एक तो मयूरभंज शामिल किया गया है और दूसरा लद्दाख को शामिल किया गया है, दूसरा लद्दाख को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम पहला स्थान देखें तो पहला स्थान है टंपा। टंपा कहां है, यूएसए। यूएसए के टंपा को पहला स्थान प्रदान किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है, टंपा यूएसए को। और
भारत के 2 स्थानों को यहां पर शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिला को। ठीक है, शीर्ष स्थान टप्पा का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा इस लिस्ट के हिसाब से? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वच्छ स्वजल प्रदेश कौन सा है? स्वच्छ स्वजल प्रदेश को आप ओडीएफ प्लस भी कह सकते हैं, और ओडीएफ प्लस का मतलब ये होता है, आप लोग उत्तर करिए, ओडीएफ प्लस का मतलब ये होता है बेटा कि जो है खुले में शौच मुक्त तो हो ही, और खुले में शौच मुक्त होने के साथ ही साथ जो है यहां पर प्रत्येक गांव में जिसको ओडीएफ प्लस घोषित करना है उसमें एक सामुदायिक शौचालय का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ओडीएफ प्लस भारत का प्रथम स्वच्छ स्वजल प्रदेश, जिसको आप ओडीएफ प्लस भी कह सकते हैं, किसको घोषित किया गया है? जहां पर यह खुले में शौच मुक्त तो है ही, साथ ही साथ एक सामुदायिक शौचालय भी यहां पर जो है प्रत्येक जगह मौजूद है। तो ऐसा कौन है बताइए? तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार है ना। तो अंडमान निकोबार आपका पहला ऐसा जो है प्रदेश है जो स्वच्छ स्वजल प्रदेश है। देखो, गोवा और अंडमान निकोबार ऐसे प्रदेश हैं जहां की जनसंख्या बहुत कम है, तेलंगाना नहीं है। गोवा और अंडमान ऐसे हैं जहां की जनसंख्या बहुत कम है और लक्ष्यों को प्राप्त करना यहाँ पर आसान होता है कम जनसंख्या में। ठीक है, तो आराम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत से यहाँ पर जो है ऐसे राज्य, बहुत से लक्ष्य ऐसे हैं जो ये राज्य बहुत जल्दी से और तीव्रता से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार ऐसा पहला जो है भारत का प्रथम जो है स्वच्छ स्वजल प्रदेश घोषित किया गया है, जो ओडीएफ प्लस है, जो खुले में शौच मुक्त भी है और प्रत्येक गांव प्रत्येक स्थान में सामुदायिक शौचालय भी यहाँ पर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में अनावृत स्काई यूटीएम क्या है? बेटा स्काई यूटीएम नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया, आप देख ही रहे हैं, और ये जो है मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक घंटे में ये 4000 विमानों की उड़ान प्रबंधन को कर सकते हैं और 24 घंटे में यह प्रणाली 96,000 विमानों की उड़ान प्रबंधन को कंट्रोल कर सकती है, और ये पूरी तरह से मानव रहित है ना। तो एक घंटे में 4000 और 24 घंटे में 96,000। ठीक है, एक घंटे में 4000 और 24 घंटे में 96,000, करेक्ट है। हाँ, आगे बढ़े। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया? तो लिथियम का भंडार बेटा खोजा गया जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू कश्मीर के अगर हम लोग देखें जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाम क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाम, एक ही नाम है, सलाल हैमाम क्षेत्र में। ठीक है, सलाल हैमाम क्षेत्र, करेक्ट। हाल ही में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से 12 चीते भारत में लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत में लाए गए थे और इनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। कहां पे? कूनो राष्ट्रीय पार्क में। और कूनो राष्ट्रीय पार्क कहां पर है बताओ? एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो हाँ, कहां से लाए गए थे बेटा बताओ? चलो, अफ्रीका से 12। आइए, बाघ गणना रिपोर्ट एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम। अप्रैल 2023 में बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट 4 वर्ष में जारी की जाती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या की आबादी में 6.7% की वृद्धि हुई थी, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, है ना, TX2 पुरस्कार दिया गया था, है ना। मतलब बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए। इसके बाद फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी दिया गया TX2 पुरस्कार। ठीक है, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय 2010 में लिया गया था। 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, आइए तेंदुओं की रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो तेंदुओं की रिपोर्ट के हिसाब से प्रत्येक 4 वर्ष पे इसको भी किया जाता है। सबसे ज्यादा जो तेंदुओं की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, और फिर किसके बाद है? कर्नाटक के बाद है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश बहुत नीचे है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश यहाँ पे भी सबसे ऊपर है, और मध्य प्रदेश बाघ गणना में भी सबसे ऊपर है।
और बाघों की कुल संख्या में भी मतलब मध्य प्रदेश का ही स्थान है। तो दोनों ही जगह जो है, तेंदुओं की बात हो तो भी मध्य प्रदेश है और यहाँ की बात हो तो भी मध्य प्रदेश है। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है ना? अभी डब्ल्यूएचओ ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। हाँ, अजरबैजान और तजाकिस्तान को, और 2021 में चीन को भी घोषित किया जा चुका है। हालांकि चीन का व्यक्ति बहुत गंदा होता है ना? पता नहीं क्या क्या सब खा लेते हैं और इसके बाद बीमारियां फैलाते हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी को झेला है चीन के चक्कर में। ठीक है। और बहुत दुष्परिणाम उसके हम लोगों ने देखे हैं। और ये लोग खाने पीने में बहुत दरिद्र है ना? ये कुछ भी खा सकते हैं। जब हम लोगों ने कोरोना में इनका असली स्वरूप देखा तो हम लोगों ने देखा कि कितनी गंदगी से ये खाते हैं और ये कुछ भी खा सकते हैं, है ना? इनके पास गजब क्षमता है खाने की, ये कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? संगरूर, पंजाब में। संगरूर, पंजाब में उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, संगरूर, पंजाब में उद्घाटन आपका किया गया है। ठीक, आइए इसके बाद बेटा बात करते हैं, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? ठीक है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? ठीक है, बताइए। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, है ना? नाटो का 30वां सदस्य था वो उत्तरी मैसिडोनिया था, और 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड, जब अभी आपने पढ़ा कि सबसे प्रसन्न देश है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, यह 31वां सदस्य नाटो का बना है। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहां पे है? बेल्जियम में है। ठीक है, 31वां सदस्य फिनलैंड। आइए, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश बेटा कौन सा है? चाड है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बताओ। चाड है। ठीक है, अब यहां पर देख लो बेटा, है ना? अगर हम लोग बात करें सबसे प्रदूषित शहर की, तो सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है पाकिस्तान का। दूसरे नंबर पर होतान है चीन, और तीसरे नंबर पर भिवाड़ी है राजस्थान। अगर हम लोग बात करें सबसे प्रदूषित राजधानी की, तो दिल्ली का विश्व में दूसरा नंबर है। सबसे प्रदूषित राजधानी है नद जामेना, जिसको एनडी जामेना भी कहते हैं, और ये चाड की ही राजधानी है जो सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले यहाँ पे बांग्लादेश के ढाका का नाम आता था, लेकिन अब बांग्लादेश का ढाका नहीं है यहाँ पर, और मतलब वहां पे सुधार हुआ है, और इस समय चाड की राजधानी इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। तो चाड की राजधानी सबसे प्रदूषित है, और दिल्ली का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अगर हम देशों में देखें तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित जो देश है वो कौन से हैं? यहाँ पे देश लिखना है आपको। तो पहला स्थान है चाड का, दूसरा इराक का, और तीसरा स्थान है पाकिस्तान का। भारत विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। भारत विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, चलो, हाँ चलो, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया ऊपर। ठीक है, अभी ठीक है, आ जाओ। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण कहां किया? MD-15 बसें पहले बेसिकली हैं क्या? पहले इसको समझ लीजिए। मेथनॉल ईंधन से चलने वाली ये बसें हैं। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो मेथनॉल ईंधन से चलने वाली ये बसें, और इनका उद्घाटन जो किया गया वो बेंगलुरु में किया गया। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? आर वानी गैब्रियाल है। ठीक है, आर वानी गैब्रियाल है, और ये जो है विजेता है। इससे पहले कौन थी बताओ बेटा? इसका आयोजन हुआ था लुसियाना यूएसए में, यूएसए की है ना? और जो है ये इन्होंने 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है। दिविता राय भारतीय प्रतिभागी थी। गत वर्ष की विजेता हरनाज संधू थी। हरनाज संधू इससे पहले की थी, वो भारत की थी। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, यूएसए में प्रतियोगिता हुई थी लुसियाना में, और यूएसए की ये विजेता भी हैं जो जीती हैं। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था दिविता राय ने। दिविता राय जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। करेक्ट है, चलिए। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है ना? बताओ। एनसीएल इंडिया लिमिटेड को, एनसीएल इंडिया लिमिटेड को, हाँ, एनसीएल इंडिया लिमिटेड को ये जो है दर्जा दिया गया है। आइए
विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 2030 तक भारतीय निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कितना? भारतीय निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, जल्दी से बता दें। तो इसको किया गया है $2 ट्रिलियन। ठीक है, हाँ, $2 ट्रिलियन किया गया है। मौजूदा 29 शहरों के अतिरिक्त 4 नए उत्कृष्टता शहर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ये बहुत जरूरी है। फरीदाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। इससे पहले 39 शहर थे, अब ये 4 उत्तर प्रदेश के यहां पर और डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, और जो है 39 शहरों के अतिरिक्त ये नए निर्यात उत्कृष्टता शहर है, नए निर्यात उत्कृष्टता शहर है। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? $2 मिलियन। इसका सही उत्तर क्या होगा? $2 मिलियन इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर ये जो है उत्तर प्रदेश का है, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश का नहीं है भाई। अच्छा, मतलब जैसे देखिए मजा लेने वाले जो लोग हैं वो क्या है, वो आपका इंतजार करते हैं कि आप कोई गलती कर दें या आपके मुंह से कुछ निकल जाए, है ना। वो तुरंत आनंद लेने के लिए बिल्कुल जो है तैयार रहते हैं कि आप बोलिए, तो हम नेगेटिविटी को खोजने के लिए बैठे हैं, है ना। हाँ, आप मतलब बोले, आप भी बोले, और हम मतलब ये नहीं देखेंगे कि हमने 200 चीजें सही बताई। आपकी जबान भी फिसल जाए तो हम तलवार लेके बैठे हैं उसको काटने के लिए, है ना। ठीक है, ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब मैं कह दूंगा कि 4 शहर हैं, चंडीगढ़ है, वाराणसी है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश के हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, है ना। 3 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। ऐसा हो सकता है कि जो है चंडीगढ़ में साथ में बोल जाऊं, है ना, और चंडीगढ़ हमने साथ में बोला और आपने पकड़ लिया। अगर कोई प्रश्न, कोई डाटा गलत भी हो जाता है तो उसको लेके आप घबराइएगा मत, मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या अगली क्लास जब लेके आऊंगा तो उसमें भूल सुधार कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भूल सबसे हो सकती है ना। हो सकता है कि जिस टीम ने डाटा अपडेट किया हो उससे भी भूल हो गई हो कहीं। तो भूल की कोई ऐसी सीमा नहीं होती, भूल हम सभी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकता है 2-3 प्रश्नों में भूल हुई हो। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि जब अगली क्लास लेने आऊंगा तो जो भी आपके गलत आंकड़े हो गए होंगे या कुछ डाटा डिस्टर्ब हो गया होगा तो उसमें भूल सुधार जरूर करूंगा। ठीक है, और गलतियां हम सभी से हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई मतलब ना तो मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं प्रयास करता हूं पढ़ने लिखकर जो है आप तक चीजें पहुंचाने का, 10-20 मैगजीन पढ़ता हूं। कभी कभी बहुत सारी मैगजीन्स में भी गलत होता है, कभी कभी वेबसाइट्स पे भी गलत होता है, कभी कभी डाटा बहुत जगह अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें होती है, तो कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं उसको सही भी कर दूंगा, आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में जब आऊंगा तो जैसे ही 5-7 क्वेश्चन होंगे तो पिछली क्लास का भूल सुधार आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अगर कोई प्रश्न गलत है तो उसके लिए आपको बहुत व्याकुल होने की जरूरत है। हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। ठीक है, कोशिश हम लोग करते हैं, मुझसे भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो आइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, है ना। तो कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जरा सा बताइए। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कुल 7 पार्कों को स्थापित किए जाने की बात हुई है। ठीक है, कुल कितने पार्क हैं बताओ बेटा? 7 पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्थापित किया जा रहा है, तो कितने राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं? तो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 1000 एकड़ में दो जिलों की सीमा आ रही है, एक तो हरदोई है और एक लखनऊ है ना। हरदोई और लखनऊ। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, चलो, हरदोई और लखनऊ 7 पीएम मित्र पार्क हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी है, हरदोई और लखनऊ 1000 एकड़ में है। 1000 एकड़। आइए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एआई किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है? तो देश का पहला जो कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा है वो कौन है, ये बता दीजिए बेटा। ये लेह हवाई अड्डा है। कौन सा है? लेह।
लेह हवाई अड्डा जो है वो देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा है लेह। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। मार्च 2023 में पेट्रू पावेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, है ना? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, ये आप मुझे बता दीजिए। चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो प्राग है और इसकी जो मुद्रा है वो चेक कोरोना है। चेक कोरोना इसकी मुद्रा है। ठीक है, चेक कोरोना, और इसकी राजधानी जो है वो प्राग है। इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका सी होगा। आइए, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर एलाइट वंस। करेक्ट है, यही डी ऑप्शन आपका सही है, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब भारत में भी 2 पुरस्कार आए हैं नाटू नाटू सॉन्ग जो आप देख रहे हैं। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू तेलुगु भाषा का जो है आपका फिल्म इसको मिला है, जिसके निर्देशक एस.एस. राजमौली थे। और बहुत दिन बाद भारत ने ऑस्कर देखा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात रही। और जो है एलिफेंट विस्पर्स को भी याद याद रखिएगा, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। करेक्ट है। चलो, हाँ, पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किया गया? पद्म विभूषण की बात हो रही है। ठीक है, इसके आप डाटाज को जरूर याद रखिएगा। पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को, और पद्म श्री जो मिला है वो मिला है 91 लोगों को। कुल 106 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और पद्म विभूषण की बात की जाए तो पद्म विभूषण में 6 लोग हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष जब पढ़ेंगे तो उसमें तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को मिला है। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों को मिला है बताओ? तो टोटल 106 लोगों को इस बार 2023 में पद्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना है। चलिए, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है बताओ? नेपाल वाला पूछा इसलिए ज्यादा नहीं जाता क्योंकि नेपाल की व्यवस्था ऐसी है कि जब तक हम परीक्षा तक आते हैं नेपाल वाले में ना, तब तक ये बेटा जो है बदल जाते हैं। ये लोग बहुत तेजी से बदलते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में, हाँ बताइए, किसको चुना गया है? रामचंद्र पौडेल को चुना गया। ठीक है, चलो, रामचंद्र पौडेल को चुना गया। अगर मैं यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लूं, उपराष्ट्रपति कौन है बताओ? तो उपराष्ट्रपति है राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय, ये सब भारतीय ही हैं, प्रसाद यादव। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं नेपाल के। ठीक है, चले, इराक के, अगर हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करें तो इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद है। तुर्की के राष्ट्रपति जो है रेसेप तैयब एर्दोगन है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। चेक गणराज्य अभी पेटू पावेल हम लोगों ने पढ़ाई है। स्वीडन उल्फ क्रिस्टन प्रधानमंत्री है। और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री। अभी, हाँ, करेक्ट है, प्रधानमंत्री है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की बात हो रही है 77 में, बताइए। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? शहाबुद्दीन चुप्पू को, है ना? यह पूर्व न्यायाधीश है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व न्यायाधीश है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ, अभी हम लोग एक बार इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। कौन है नीति आयोग के नए सीईओ? जल्दी से बता दीजिए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है इस समय? बीआरबी सुब्रमण्यम, करेक्ट। ठीक है, चलो, अभी हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना? हाँ, विश्व बैंक समूह मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। निदेशक की बात कर रहा हूं बेटा, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, निदेशक की बात कर रहा हूं। कार्यकारी निदेशक जो है बेटा वो परमेश्वरम अय्यर को नियुक्त किया गया है।
और अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। करेक्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक। अभी हाल ही में नील मणि फुकन जूनियर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था बताइए। यह असम के और भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, है ना। उन्हें ऋषि तुल्य माना जाता था असमिया साहित्य में, और जन कवि के रूप में भी जाने जाते। मानस प्रतिमा और फूली ठका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मानस प्रतिमा और फूली ठका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। तो 2-2.5 महीने के आज 80 क्वेश्चंस मैंने लिए थे। इसी प्रकार सतत यह श्रृंखला चलती रहेगी। अगर कुछ गलतियां 1-2 क्वेश्चंस में हो गई होंगी तो उनको मैं अपडेट कर दूंगा अगली क्लास में। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। 7 तारीख को स्टैटिक जीके की पहली क्लास के साथ पुनः आपसे मुलाकात करूंगा। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इसका पीडीएफ कल सुबह तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में पहले बता चुका हूं। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 7 तारीख को पुनः मुलाकात होती है। 6 तारीख को संदीप सर करंट अफेयर्स की क्लास के साथ भी आप मतलब बूस्टर डोज ग्राफ और तालिका की क्लास के साथ भी आपके समक्ष होंगे। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू।